अध्याय 171। जैसे ही नाव खारे पानी को पार करते हुए निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ी, चालक दल ने कड़ी सतर्कता बनाए रखी। आदिवासी लोग अक्सर मछलियों की तलाश में यात्रा करते थे, जो किसी भी समय उनके सामने आ सकती थीं, इसलिए वे सतर्क रहने की कोशिश करते थे। सौभाग्य से उन्हें कोई मछली नहीं मिली। जैसे जैसे वे पास आते गए, जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ और भी बड़े होते गए। उनकी घनी छतरियां आगे बढ़ती टीम पर गहरी परछायां डाल रही थीं। नाव के इंजनों की गर्जना धीरे धीरे, पत्तों की सरसराहट और विदेशी वन्यजीवों की आवाजों के नीचे फीकी पड़ गई। अमन, सूरी और बिग मैक सबसे पहले नाव से उतरे। उनके उन्नत सूट सूरज की रोशनी को पकड़ रहे थे जब वे किनारे पर उतरे। उनके सामने घना पर्णसमूह, हरियाली का एक विस्तृत विस्तार फैला हुआ था, जो आती हुई नाव की आवाज को मानो निगल रहा था। अमन ने टीम को करीब से चलने का इशारा किया। टीम के प्रत्येक सदस्य ने आभासी सिमुलेशन का यथार्थवादी परीक्षण किया था, जिससे अप्रत्याशित स्थितियों के लिए उनका दिमाग मजबूत हो गया था। बिग मैक अपने विशाल और दुर्जेय शरीर के साथ आत्मविश्वास से भरे कदमों से आगे बढ़ रहे थे, जबकि उनकी निगाहें आसपास के वातावरण पर पैनी नजर रख रही थीं। उनकी तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान किसी भी खतरे के संकेत के प्रति सतर्क थी। टीम के बाकी सदस्य अपने चिकने, हाईटेक सूट पहने, चुस्त दुरुस्त कतार में उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके हेलमेट संवर्धित वास्तविकता, ऑगमेंटेड रियलिटी की जानकारी और लगातार सामरिक अपडेट दे रहे थे। अमन, सूरी को पास में लिए हुए, सावधानी से आगे बढ़ रहा था। आगे का जंगल घनी लताओं, उलझी हुई जड़ों और बीच बीच में खिलते उष्णकटिबंधीय फूलों के रंगों से भरा एक चक्रव्यूह सा लग रहा था। फिर भी इस खूबसूरती के बावजूद एक अंतर्निहित तनाव बना हुआ था, क्योंकि आदिवासी लोगों की अपने क्षेत्र की रक्षा करने की प्रतिष्ठा जग जाहिर थी। देश ने भूमि में और अधिक अंदर तक घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तीरों के हमलों से सावधान रहना पड़ा और पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी स्थिति में बने रहो, अमन ने संचार माध्यमों से निर्देश दिया। हमारी प्राथमिकता निर्धारित क्षेत्र का पता लगाना और उसे सुरक्षित करना है। अगर आदिवासी लोगों को घुसपैठ का आभास हुआ, तो वे हमसे भिड़ने से नहीं हिचकिचाएंगे। अपनी तेज और सतर्क निगाहों से सूरी अमन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। उसने पूछा, क्या कोई जानकारी है कि हमें किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है? उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, क्योंकि यह उसकी मूल निवासियों से पहली मुलाकात थी। अमन ने जवाब दिया, प्रारंभिक रिपोर्टों से हमें जाल, घात और संभावित रूप से शत्रुतापूर्ण मुठभेड़ों की आशंका है। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। बिग मैक सोच समझकर सावधानी बरतते हुए समूह को जंगल में और अंदर ले गए। नाजुक परिस्थितियों से निपटने का उनका अनुभव साफ झलक रहा था, क्योंकि वे घनी झाड़ियों के बीच कुशलता से आगे बढ़ रहे थे। उनके चौड़े कंधे और प्रभावशाली उपस्थिति टीम के लिए एक आश्वस्त करने वाला बफर का एहसास दे रही थी। जंगल हलचल से गुलजार था। टीम के उन्नत सूट कभी कभी आदिवासियों की मौजूदगी के निशान पकड़ लेते थे, जो एक वीरान पड़ाव था जहां जले हुए धब्बे थे और पत्तियों के बीच एक नया निशान था। उनके सूट में लगे ट्रैकर अमन और उनकी टीम को वास्तविक समय की जानकारी देते थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अमन ने रुकने का इशारा किया। वह नीचे झुका और जमीन को गौर से देखने लगा। हमें हाल ही में हुई गतिविधियों के संकेत मिले हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। सतर्क रहो। सूरी ने अपनी उन्नत दृष्टि से उस क्षेत्र का अवलोकन करने में कुछ क्षण लगाए। उसकी आंखें आसपास के वातावरण पर घूम रही थीं और हर बारीकी पर ध्यान दे रही थीं।
लगता है वे अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए प्राकृतिक आड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने कहा। हमें ऊंची जगहों से घात लगाकर हमला करने की आशंका है। जैसे ही बिग मैक टीम को झाड़ियों के बीच से ले जा रहा था, घने जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसका भव्य शरीर लगभग अजेय लग रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज के साथ वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा और एक छिपे हुए जाल में फंस गया। उसके नीचे की जमीन धंस गई और एक नुकीला गड्ढा उसके पैर में फंस गया, जिससे वह नीचे दब गया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक तेज सीटी हवा में गूंजी। एक तीर बिग मैक की ओर तेज से बढ़ा, लेकिन उसने बिजली की गति से प्रतिक्रिया की और ठीक समय पर एक तरफ लुढ़क गया। लेकिन बस इतना ही नहीं, पेड़ों के बीच छिपे स्थानों से और अधिक तीर बरसने लगे। स्वूश! लुप्त होती रोशनी में तीरों की एक बौछार खतरनाक ढंग से चमक रही थी। अमन की आवाज अफरा तफरी में गूंजी, तीखी और आदेशात्मक। अपने बचाव के लिए अपने उपकरणों का इस्तेमाल करो। तीरों को अपनी त्वचा पर मत लगने दो। टीम ने तेजी से अपने उन्नत उपकरण तैनात किए और अगले ही पल सामरिक उपकरणों और कवचों की ढालों का एक जाल उन्हें घेरने लगा। तीर सुरक्षा अवरोधों से बिना किसी नुकसान के टकरा रहे थे, लेकिन तनाव साफ दिखाई दे रहा था। अपनी आंख के कोने से अमन ने सूरी को भूतिया हरकतों के साथ चलते देखा। वह तीरों के हमले को सहज और सटीक गति से चीरती हुई, अतिक्रमणकारी तीरों को चीरती हुई, पास के एक पेड़ की ओर बढ़ी। एक कुशल कलाबाज की चतुराई से वह कुछ ही सेकंड में पेड़ पर चढ़ गई। अपनी ऊंची जगह से सूरी ने हमलावरों में से एक को देखा, जो जानवरों की खाल पहने और आदिवासी चिन्हों से सजी एक दुबली पतली आकृति थी। एक तेज शक्तिशाली लात से उसने उसे जमीन पर पटक दिया। धम्म! वह व्यक्ति चीखा, जिससे हमले में कुछ समय के लिए शांति आई और सूरी नीचे कूद गया। उसका उतरना चुपचाप हुआ, मानो वह कभी हिली ही न हो, और उसने घातक सटीकता से वार किया तथा गिरे हुए योद्धा को एक सटीक प्रहार से ढेर कर दिया। इस बीच अमन और बाकी टीम छिपे हुए हमलावरों की ओर बढ़े। चेहरे पर भयानक डिजाइन और शरीर पर पंख, हड्डियों और चमड़े के मिश्रण से लिपटे आदिवासी योद्धा अपने छद्म स्थानों से बाहर निकले। उनके हथियारों में नुकीले भाले और अपरिष्कृत धनुष शामिल थे, जबकि उनकी आंखें जंगली, हताश दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। अमन नीचे झुक गया। उसने देखा कि परीक्षण दल सामने से हमला करने की तैयारी कर रहा है। उसने भाले के वार को चकमा दिया और हथियार हवा में वहीं फट गया जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ा था। एक तेज घूंसे से उसने एक हमलावर को लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर धकेल दिया और उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। हड्डियों से बनी टोपी पहने एक लंबा चौड़ा आदिवासी योद्धा कर्कश भाषा में चीखा। उसकी चीख पेड़ों में गूंज रही थी। इसके बाद अमन के लोगों ने आदिवासियों के साथ संघर्ष किया और उनके चारों ओर अराजकता फैल गई। लड़ाई अराजक थी। मुक्कों की जोरदार धमाकों और लातें हमलावरों को पीछे धकेल रही थीं। हर वार का जबरदस्त प्रतिरोध हो रहा था और आदिवासी लोगों की हरकतें बेकाबू और अप्रत्याशित थीं। वे झपटे और अपने हथियार आदिम बल से घुमाए। उनकी चीखें युद्ध की आवाज में घुल मिल गईं। एक आदिवासी योद्धा ने तेजी से हमला किया, लेकिन अमन की सजगता ने उसे चकमा देकर एक सटीक किक से जवाब दिया, जिससे हमलावर पास के एक पेड़ से टकराकर गिर गया। सूरी अमन के साथ आ गई और पेड़ से नीचे छलांग लगा दी, ऐसी फुर्ती से जो आदिवासी योद्धाओं की क्रूर शक्ति के विपरीत थी। उसने एक और हमलावर के चेहरे पर सटीक कोहनी मारकर उसे एक ही प्रभावशाली वार में गिरा दिया। तीरों की बारिश के बीच बिग मैक ने खुद को फांसा हुआ पाया और अमन की टीम ने तुरंत घात लगाकर हमला कर दिया। हड्डियों और पंखों के आभूषणों से
सुसज्जित और अधिक जनजातीय योद्धा छाया से निकलकर उनकी दिशा में तीर चलाने लगे। धातु के कवच पहने अमन की टीम ने तीरों की बौछार से बचने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। योद्धाओं ने बेतहाशा शक्तिशाली प्रहार किए, उनके भाले कमजोर जगहों पर निशाना साध रहे थे। अमन ने अपनी बाहों की ढाल से एक भाले को पीछे धकेला और एक तेज मुक्का मारकर जवाब दिया, जिससे एक योद्धा गिर पड़ा। सूरी ने सहजता से कदम रखा, उसकी किक सटीक और शक्तिशाली थी। उसने एक आदिवासी योद्धा की छाती पर जोरदार किक मारी, जिससे वह लड़खड़ा गया। एक और योद्धा ने भाले को एक चौड़े चाप में घुमाया, लेकिन सूरी ने फुर्ती से एक कदम आगे बढ़कर उसे चकमा दिया और एक तेज घूंसे से जवाब दिया। आदिवासी भयंकर लचीलेपन के साथ लड़े, झुकते और घूमते रहे, फुर्तीले कदमों से घूंसों और लातों से बचते रहे। एक ने गिरे हुए भाले को पकड़कर उसे एक चौड़े, खतरनाक चाप में घुमाया, जो अमन के सिर से बाल बाल बच गया। इस हमले का अंदाजा लगाकर अमन ने अपनी ढालदार भुजा से भाले को रोक लिया और योद्धा की तरफ एक जोरदार लात से पलटवार किया। प्रत्येक संघर्ष तीव्र था। जनजातीय योद्धा प्रयास से गुर्रा रहे थे। उनके प्रहार कच्ची, अपरिष्कृत शक्ति से चिह्नित थे। वे किसी क्रूर यूएफसी मैच में विरोधियों को घेरने की कोशिश कर रहे लड़ाकों की तरह जूझ रहे थे, जिसमें नजदीकी मुकाबला और लगातार हमले शामिल थे। अमन की टीम ने अपनी ताकत और उन्नत उपकरणों का भरपूर इस्तेमाल किया और उनकी प्रतिक्रियाएं रणनीतिक रक्षा और शक्तिशाली जवाबी हमलों का मिश्रण थीं। एक आदिवासी योद्धा ने भाले से बिग मैक पर हमला किया, लेकिन अब अपने जाल से आजाद होकर बिग मैक ने अपने विशाल शरीर से योद्धा को दूर धकेला और फिर मुक्कों से जोरदार वार किया। अपने साथियों को गिरता देख बचे हुए योद्धा और भी हताश हो गए। वे आदिम तीव्रता से लड़ रहे थे। उनकी चीखें और कर्कश चीखें जंगल में गूंज रही थीं। अंततः अमन की टीम ने अंतिम आदिवासी हमलावर को भी परास्त कर दिया और लड़ाई समाप्त हो गई, जिससे क्षेत्र गिरे हुए हथियारों और थके हुए लड़ाकों से भर गया। यह युद्ध हिंसा का एक उन्मत्त नृत्य था, जहां उनके चारों ओर का जंगल उनके संघर्ष का मंच बन गया था। अमन और उसकी टीम के लगातार हमले का सामना करते हुए आदिवासियों की चीखें और दहाड़ें और भी तेज होती गईं। हर हरकत सोची समझी हमलों और बेताब हमलों का मिश्रण थी, जिससे जंगल की जमीन गिरे हुए दुश्मनों और टूटे हुए हथियारों से पट गई। जैसे ही आखिरी आदिवासी योद्धा गिरा, जंगल फिर से अपने भयानक सन्नाटे में डूब गया। पराजित लेकिन विजयी टीम ने एक पल के लिए अपनी सांसें थाम लीं। केवल दूर से आती वन्यजीवों की आवाजें और योद्धा की तेज सांसें ही इस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। अमन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और घटनास्थल का जायजा लिया। हम सुरक्षित हैं, उसने कहा। लड़ाई की तीव्रता के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। चलो इलाके को सुरक्षित करते हैं और मिशन जारी रखते हैं। तत्काल खतरे को निष्प्रभावी करने के बाद टीम आगे बढ़ी। उनकी निगाहें घने जंगल में किसी और आश्चर्य की तलाश में थीं, जबकि वे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे थे। बिग मैक ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी नजरें एक कोने से दूसरे कोने तक सावधानी से घूम रही थीं। उसने अपना हथियार तैयार किया, एक हाई-टेक राइफल जिसमें बिजली की गोलियां लगी थीं, जिन्हें बिजली का झटका देने और टकराने पर लकवा मारने के लिए डिजाइन किया गया था। अमन के इशारा करते ही टीम ने फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया और पूरी सावधानी से आगे बढ़ने लगी। जंगल का सन्नाटा केवल कभी कभार पैरों के नीचे किसी टहनी के टूटने या दूर से पक्षियों की चहचहाहट से ही भंग हो रहा था। टीम का हर सदस्य सतर्क था और संभावित खतरों के प्रति लगातार सचेत रहने से उनकी इंद्रियां सतर्क थीं। जब वे खुले मैदान में पहुंचे,
तो अमन ने टीम को बड़े पेड़ों और पत्थरों के पीछे छिपने का इशारा किया। खुले मैदान से एक प्राचीन आदिवासी बस्ती का नजारा दिखाई दे रहा था, जिसमें झोपड़ियों का एक समूह था जो आंशिक रूप से पेड़ों और छोटी-छोटी आग से धुएं के कारण आकाश में आलस से उड़ रहा था। अमन की नजर बस्ती पर टिकी थी और वह वहां के नक्शे का विश्लेषण कर रहा था। उसने कहा, हम लक्ष्य के बहुत करीब हैं। हमारा उद्देश्य बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए उस इलाके का आकलन और सुरक्षा करना है। आदिवासी शायद हाई अलर्ट पर हैं। सूरी ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। हम आगे बढ़कर परिधि का मुआयना करेंगे, जबकि तुम और बाकी टीम सुरक्षित जगह बना लेंगे। अपने उपकरणों की अंतिम जांच और सहमति जताते हुए अमन और सूरी बिग मैक के साथ आदिवासी बस्ती की ओर चल पड़े। टीम के बाकी सदस्य कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे, अपनी रक्षात्मक स्थिति बनाए हुए थे और किसी भी तरह की परेशानी के संकेत पर नजर रख रहे थे। जैसे जैसे वे बस्ती के पास पहुंच रहे थे, जंगल सिमटता जा रहा था और जैसे जैसे सूरज आसमान में नीचे डूब रहा था, उनके आसपास की परछायां लंबी होती जा रही थीं। मिशन अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने वाला था और टीम का हर सदस्य सफलता और असफलता के बीच के नाजुक संतुलन को अच्छी तरह समझता था। शाम ढलते ही अमन की टीम जंगल के किनारे से आकर देखने लगी। ढलती रोशनी में आदिवासी बस्ती नजर आने लगी। छत वाली देहाती झोपड़ियों का एक समूह जो गोल आकार में लकड़ी के खंभों पर बनी थी। बीच में लगी सामूहिक आग से आलस्य से धुआं उठ रहा था, जो शाम के कोहरे में घुल मिल रहा था। झोपड़ियों के चारों ओर लकड़ी के कुलदेवता और आदिवासी प्रतीकों से उकेरे गए पत्थर के चिन्ह खड़े थे। उनकी परछाइयां टिमटिमाती आग की रोशनी में नाच रही थीं। जानवरों की खाल और पंखों से सजे आदिवासी बस्ती में घूम रहे थे। उनकी उपस्थिति आग की गर्म लौ से जगमगा रही थी। लयबद्ध ढोल की थाप और दूर से आती बड़बड़ाहट ने आदिम वातावरण को और भी समृद्ध बना दिया था। घने पेड़ों के बीच छिपे हुए तथा अपनी आकृतियां मुश्किल से पहचाने जाने के कारण टीम ने दूर से ही बस्ती का सर्वेक्षण किया तथा अपने अगले कदम की तैयारी की। अमन के पास बैठते हुए सूरी ने फुसफुसाते हुए पूछा, तुम इनके साथ क्या करने जा रहे हो? शांतिपूर्ण समुदाय को देखते हुए एक क्षण के लिए उसकी अभिव्यक्ति विचित्र हो गई। यह सुनकर अमन ने कुटिल मुस्कान के साथ सूरी की ओर देखा। अगर मैं कहूं कि मैं उन्हें गुलाम बनाऊंगा और विरोध करने वालों को मार डालूंगा, तो तुम क्या करोगे? सूरी की आंखें चौड़ी हो गईं और एक क्षण के लिए उसके चेहरे से खून बह गया। भारी सांस लेते हुए उसने दृढ़ भाव से अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, मुझे माफ करना अमन, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं आपके साथ दुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन केवल तभी जब हम बुरे लोगों या उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हों जो आपके जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। निर्दोष लोगों और उन लोगों को मारना जो हमारे रिश्तेदार भी नहीं हैं या हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो क्या? अमन ने सूरी की आंखों में देखते हुए पूछा। उसकी नजरें गहरी हो गईं। अगर मैं उन्हें मारना चाहूं तो क्या तुम मुझे रोकोगे? हाँ, मैं करूंगी। यह कहते हुए सूरी ने आने वाली बात के लिए खुद को तैयार किया। उनके पीछे अंगरक्षक, जिन्होंने सारी बातचीत सुन ली थी, घबरा गए और सोचने लगे, अब क्या होगा? उन्होंने देखा कि उनके बॉस और सूरी एक दूसरे को शिकारियों की तरह देख रहे थे। क्या तमाशा चल रहा है? क्या हमें मिस सूरी से लड़ना होगा? धिक्कार है। यह आसान नहीं होगा, है ना? मैक, जो अमन और सूरी के ठीक पीछे चल रहा था, अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, उसका जबड़ा थोड़ा ढीला था,
क्योंकि उनके चारों ओर हवा का तनाव घना होता जा रहा था, लगभग स्पर्शनीय होता जा रहा था। हिंसा की बढ़ती संभावना और श्रीमती सूरी के साथ संभावित लड़ाई उनके दिमाग पर भारी पड़ रही थी। उसके मन में विचार कौंध रहे थे। अगर झगड़ा हो गया और सूरी को चोट लग गई तो बॉस क्या करेगा? वह जरूर जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन क्या यह स्थिति को शांत करने के लिए काफी होगा? माहौल इतना सस्पेंस से भरा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। सूरी, जो अब तक अमन को बर्फीली उदासीनता से घूर रही थी, अचानक अप्रत्याशित रूप से हौंस पड़ी। आवाज तीखी और असंगत थी, जो उनके गंभीर टकराव की पृष्ठभूमि को चीरती हुई लग रही थी। पीएफटी, बस करो, अमन। सूरी की आवाज ने तनाव को चीरते हुए अमन के कंधे पर हल्के से चंचल धक्का दिया। उसकी हंसी बारिश की ताजगी भरी फुहार की तरह थी, जो सूखी धरती की प्यास बुझा रही थी। तुम्हें कम से कम अपने हाव भाव तो बेहतर ढंग से संभालने चाहिए। तुम्हारे शब्द तुम्हारे कार्यों और चेहरे के भावों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। अचानक चौंकर अमन ने अपना हाथ उठाकर अजीब तरह से अपना गाल खुजाया। उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। क्या? सच में? सूरी ने हंसी से आंखें चमकाते हुए कहा। तुम्हें लगा था कि तुम मुझे, जो हाल के जमाने के सबसे मशहूर उभरते अभिनेताओं में से एक है, ठग सकते हो। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी आंखें इतनी बुरी हैं कि मैं तुम्हें कोई बदमाश लड़का समझूं। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसकी हंसी धीमी पड़ गई और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरा, लगभग चुनौती भरा भाव आ गया। अमन की बातें सुनते ही सूरी को एहसास हो गया कि वह नाटक कर रहा है। हालांकि वह निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए लड़ने को तैयार होने का ढोंग नहीं कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अमन इतना आगे नहीं जाएगा। अमन के होंठ फड़कने लगे जब उसने सोचा कि क्या वह केवल अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा कर रही थी या वह सचमुच गंभीर थी। अपनी शंकाओं के बावजूद उसे एक अजीब सी राहत का एहसास हुआ। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना उसे अजीब तरह से सुकून देता था, जो आंख मूंद कर उसका समर्थन करने के बजाय सच्ची आलोचना करता, भले ही इसके लिए उसकी गलतियों को सुधारना और उसे सही रास्ते पर लाना ही क्यों न पड़े। वह किसी ऐसे व्यक्ति के होने की अहमियत समझता था, जो उसके बुरे आवेगों को बढ़ावा न दे। ठीक है, अब बहुत हो गया तुम्हारे नए नए विचार, सूरी ने कहा, और उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अब बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? अमन ने अपना ध्यान पुनः अपने कार्य पर केंद्रित कर लिया तथा दृढ़ निश्चय के साथ उसका व्यवहार और भी तीखा हो गया। सरकार ने हमें यह जमीन इसलिए बेची है क्योंकि उन्हें यकीन है कि हम इन आदिवासी लोगों के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। और जहां तक उन्हें परेशान करने की बात है। अमन एक पल के लिए रुका और अपने बदरात्रे डूज माइंड शब्दों पर विचार करने लगा। ये जनजातियां ईश्वर के आशीर्वाद से सुरक्षित, अलग थलग रहने में कामयाब रही हैं, जबकि दुनिया भर में युद्ध छिड़े हुए हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। उन्हें गुलाम बनाया जा सकता है या यहां तक कि मार भी दिया जा सकता है। सूरी ने गंभीरता से सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। आपको शायद इसकी जानकारी न हो, लेकिन यहां एक अड्डा बनाने की बात पहले ही चल रही थी और किसी ने तो इस पूरी जगह को उड़ा देने का सुझाव भी दिया था। लेकिन नेता इस चिंता में झिझक रहे थे कि कहीं इससे दूसरे देश सतर्क न हो जाएं। अमन ने आगे कहा, हम आज रात उन पर नजर रखेंगे और सुबह जल्दी लौट आएंगे। हम पकड़े गए लोगों से मदद मांगेंगे ताकि हम उनके साथ घुल मिल सकें। सूरी ने संदेह से भौहें चढ़ाईं। हूं, क्या वे सचमुच हमारी मदद करेंगे और क्या हम उनकी बातें समझ भी पाएंगे? अमन का चेहरा नरम पड़ गया
उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान तैर गई। जरूर हम करेंगे। उसकी मुस्कुराहट आश्वस्त करने वाली थी, जो उसके मन में चल रही योजनाओं का वादा थी। जैसे ही क्षितिज पर भोर हुई, टीम एक थका देने वाले दिन के बाद थकी हुई लग्जरी क्रूज जहाज पर लौट आई। जहाज के निचले हिस्से में, जहां आदिवासी बंदियों को रखा गया था, हवा नमक और नम धातु की गंध से भरी हुई थी। आदिवासी अभी भी बेहोश पड़े थे, ठंडे फर्श पर अव्यवस्थित ढेर में बिखरे हुए। अमन ने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई तथा मशीनरी की धीमी आवाज और जहाज के इंजनों के हल्के कंपन को नोटिस किया। क्रूज जहाज को पूरी तरह से संशोधित किया गया था और अमन ने बेसमेंट के नवीनीकरण का काम खुद देखा था। इसमें नवीनतम क्वांटम सर्वर और एक छोटा टावर भी लगाया गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह विश्वसनीय सिग्नल देता रहे। अमन उस कंट्रोल पैनल के पास गया जहां ऑरोरा से बातचीत हो रही थी। उसकी नजर आदिवासी बंदियों पर पड़ी। ऑरोरा, हमें इन बंदियों को और ज्यादा सहयोगी बनाना होगा। उनकी भाषाई बाधा एक बड़ी बाधा साबित हो रही है। समझ गया सर। मैं उनके तंत्रिका मार्गों को स्कैन करने और उन्हें फिर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करूंगी, ताकि उनके बीच संवाद आसान हो सके और हम पर उनका भरोसा बढ़े। ऑरोरा की आवाज जहाज के स्पीकरों से नैदानिक सटीकता के साथ गूंज रही थी। फिर त्वरित गति से अमन ने सभी को वीआर हेडसेट पहना दिया। फिर उसने देखा कि कैसे ऑरोरा के सिस्टम सक्रिय हो गए। दर्जनों तंत्रिका गियर उपकरण घूमते हुए काम करने लगे। धातु के तंतुओं और सेंसरों के एक जटिल नेटवर्क जैसे दिखने वाले ये उपकरण आदिवासी बंदियों पर सावधानीपूर्वक लगाए गए थे। ऑरोरा के इंटरफेस पर डेटा की धाराएं प्रदर्शित हो रही थीं, क्योंकि वह उनकी धारणाओं को बदलने का जटिल कार्य शुरू कर रही थी। तंत्रिका पुनर्रचना सुचारू रूप से चल रही है। मैं उनकी संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को हमारे उद्देश्यों के साथ और अधिक निकटता से संरेखित करने के लिए समायोजित कर रहा हूं। इससे वे हमें विश्वसनीय समझेंगे और हमारे आदेशों के प्रति उनका प्रतिरोध कम होगा। अमन ने ऑरोरा की कुशलता से प्रभावित होकर सिर हिलाया। इसमें कितना समय लगेगा? हमें जल्दी से काम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें एक दिन भी नहीं लगेगा, क्योंकि उनका दिमाग कितना अविकसित होगा। रिवायरिंग प्रक्रिया अगले 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि उनका अनुपालन सर्वोत्तम हो और उन पर किसी भी संभावित दुष्प्रभाव को न्यूनतम रखा जाए। इससे हम प्रभावी ढंग से संवाद कर पाएंगे और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जैसे ही ऑरोरा काम कर रही थी, बंदी हिलने डुलने लगे। उनके हाव भाव धीरे धीरे बेहोशी से ज्यादा सतर्क अवस्था में बदल गए। अमन ने गौर से देखा, उनकी संदिग्ध निगाहों और उनकी पहले वाली दुश्मनी में धीरे धीरे कमी देखी। शाबाश ऑरोरा, अमन ने टिप्पणी की। उसकी नजर आदिवासियों पर टिकी थी, जो अब बदली हुई धारणाओं के साथ जाग रहे थे। एक बार जब वे पूरी तरह से सहयोग करने लगें, तो हमें अपनी योजनाओं के लिए उनकी सहायता सुनिश्चित करनी होगी। सुनिश्चित करें कि वे हमारे मिशन में अपनी भूमिका समझें। सकारात्मक। मैं उनकी प्रतिक्रियाओं की निगरानी जारी रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उनका अनुपालन हमारे लक्ष्यों के अनुरूप बना रहे। जल्द ही आदिवासी बंदी धीरे धीरे जाग उठे और अपने विश्राम स्थलों से धीरे धीरे उठे। उनकी हरकतें धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण थीं। अमन को आश्चर्य हुआ जब वे खड़े होकर गहराई से झुके। उनकी आंखों में श्रद्धा और भय का मिश्रण था। उन्होंने एक साथ उसका अभिवादन किया और कांपती आवाज में उसे गुरु कहते हुए पुकारा। अमन की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और वह तेजी से ऑरोरा के इंटरफेस की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। ऑरोरा,
मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम उन्हें सचमुच गुलामों जैसा व्यवहार करवाओ? औरोरा की शांत आवाज ने जवाब दिया, जो उसके गुस्से से अप्रभावित थी। मैंने उन्हें गुलामों की तरह प्रोग्राम नहीं किया, महोदय। वे आपको अपना बॉस मानते हैं, लेकिन उनके लिए उनकी गहरी सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण बॉस अक्सर मालिक के बराबर होता है। उनके अंतर्निहित विश्व दृष्टिकोण को प्रभावित किए बिना उनके तंत्रिका मार्गों को फिर से जोड़ना एक चुनौती थी। व्यापक दुनिया की सीमित समझ वाले आम लोगों के रूप में उन्हें नए प्रतिमानों के साथ तालमेल बिठाने के लिए धीरे धीरे आत्मसात करने की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अमन ने तेजी से सांस छोड़ी और औरोरा की व्याख्या पर विचार करते हुए उसकी निराशा कम हो गई। उसने अपना रुख बदलते हुए सिर हिलाया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उनसे उनके कबीले का नाम पूछिए। औरोरा ने समूह को प्रश्न दोहराया। वह हट्टा कट्टा आदमी जो पहले आगे बढ़ चुका था आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और सावधानी का मिला जुला भाव था। हमारी जनजाति को कुरेली कहते हैं, उन्होंने स्थिर लेकिन सम्मानपूर्ण स्वर में कहा। हम उन 5 जनजातियों में से एक हैं जो साथ रहती हैं। हम बस छोटी छोटी जनजातियों का एक समूह हैं जो एक साथ रहती हैं। अमन उत्सुकता से झुका। मुझे अपनी जनजातियों के बारे में और बताओ। वे कैसी हैं? कुरेली आदमी ने अपनी बात जारी रखी। अपने लोगों के बारे में बोलते हुए उसकी आवाज में और भी आत्मविश्वास आ गया। हमारे देश में 5 जनजातियां हैं। हमारी कुरेली जनजाति अपने शिकार कौशल और जंगल से गहरे जुड़ाव के लिए जानी जाती है। हम पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं के अनुसार जीते हैं और जमीन के जरिए अपना गुजारा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरी जनजाति हारूनी है, जो शिल्प कला और व्यापार में कुशल हैं। वे अपनी जटिल कलाकृतियों के लिए जाने जाते हैं और हमारे बीच उन्हें व्यापारी माना जाता है। तीसरी जनजाति फेनारी है, जो एक खानाबदोश समूह है, जो नौवहन के अपने ज्ञान और सुदूर क्षेत्रों में अपनी विशाल यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है। वे दूर दूर के देशों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। चौथी जनजाति तवारी कृषि में विशेषज्ञ हैं। वे जमीन पर खेती करते हैं और सभी जनजातियों को खिलाने वाली फसलें उगाने के लिए जिम्मेदार हैं। अंत में 5वीं जनजाति नोरी है। वे प्राचीन ज्ञान और रीति रिवाजों के संरक्षक हैं। हमारे इतिहास और आध्यात्मिक प्रथाओं का संरक्षण करते हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान नोरी समुदाय से हैं। अमन ने ध्यान से सुना और अभी अभी दी गई जानकारी को आत्मसात किया। जानकारी के लिए शुक्रिया। अब मुझे यह जानना है कि क्या आप और आपके लोग मेरे साथ काम करने को तैयार हैं? क्या आप हमारे साथ काम करेंगे? कुरेली आदमी ने एक बार फिर गहराई से सिर झुकाया। गुरुजी, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे, बशर्ते इससे हमारे लोगों की रक्षा हो और हमारा अस्तित्व सुनिश्चित हो। अमन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अच्छा, हम तुम्हारी भूमिका की बारीकियों और साथ मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल थोड़ा आराम करो, हम जल्द ही अपना सहयोग शुरू करेंगे। यह कहकर अमन वहां से चला गया। उसका दिमाग पहले से ही इस बात पर काम कर रहा था कि कैसे जनजातीय ज्ञान और कौशल को अपनी योजनाओं में एकीकृत किया जाए। भोर की पहली किरण जैसे ही जंगल की घनी छतरी से छनकर आई, आदिवासी गांव में गंभीरता का वातावरण छा गया। सुबह की धुंध जमीन पर चिपकी हुई थी, जिससे दृश्य एक अलौकिक सा लग रहा था। विभिन्न जनजातियों के लोग एक केंद्रीय खुले मैदान के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। उनके चेहरे पर दुहक और चिंता का मिला जुला भाव था। बच्चों की चीखें अपनी मातृभाषा में बोल रही महिलाओं की धीमी आवाज के साथ मिल गईं। उनकी आवाज में चिंता और निराशा झलक रही थी। गांव का मुखिया
जो पारंपरिक वेशभूषा और औपचारिक चिन्हों से सुसज्जित एक लंबा और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, सभा के केंद्र में खड़ा था। घटनास्थल का जायजा लेते हुए उसके चेहरे पर एक गंभीर रेखा उभर आई थी। लापता लोग उसके कंधों पर एक भारी बोझ थे और उनकी अनुपस्थिति का बोझ हवा में साफ महसूस हो रहा था। हमारे आदमी कहाँ हैं? क्या कल से कोई लौटा है? मुखिया की आवाज तेज थी, हालांकि उसमें थोड़ी निराशा भी थी। एक ग्रामीण ने बुदबुदाते हुए कहा, हमने खोज दल भेजे थे, लेकिन वे वापस नहीं आए। उनका गायब होना एक रहस्य है। हमारे पास कोई सुराग नहीं है। क्या आत्माएं उन्हें ले गईं? गांव वाले आपस में बुदबुदा रहे थे। उनकी आवाज में आशंका झलक रही थी। पास ही मुखिया की पत्नी, एक गंभीर औरत जिसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, अपने बच्चों को दिलासा दे रही थी जो उसके आंचल से चिपके हुए थे। स्थानीय भाषा में उसकी बुदबुदाहट में उनके प्रियजनों की सकुशल वापसी के लिए मंत्र और प्रार्थनाएं शामिल थीं। जैसे ही आदिवासी मुखिया ने अपनी ब्रीफिंग शुरू की, स्थिति की रूपरेखा बताई और अपने अगले कदमों पर चर्चा की, घने जंगल से अचानक आई सरसराहट ने कार्यवाही को बाधित कर दिया। सभी के सिर एक साथ उस उपद्रव के स्रोत की ओर मुड़े। 18 आदमी पत्तों के बीच से निकले। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे थकान और उलझन से भरे हुए थे। उनमें वे 7 लोग थे जो पूर्वी दिशा में शिकार करने गए थे, तथा खोज दल के 11 लोग थे जो पिछली रात गायब हो गए थे। उन आदमियों को देखकर उनके परिवारों में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। औरतें और बच्चे खुशी की चीखों के साथ राहत के आंसुओं के साथ आगे बढ़े। मुखिया, जो स्पष्ट रूप से चौंका हुआ था, लौटते हुए आदमियों के पास गया। उसके चेहरे पर चिंता और संदेह का मिला जुला भाव था। इसका क्या मतलब है? मुखिया ने कठोर स्वर में पूछा। तुम कहाँ थे? खो गए थे या कहीं और? अस्त व्यस्त और थके हुए से लग रहे सभी लोग सरदार के सामने घुटनों के बल गिर पड़े। उनमें से एक ने विनती की, महाराज, हम कुछ लोगों के साथ आए थे, लेकिन हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया गया। आपको इन बाहरी लोगों से बात करनी ही होगी। अमन और अजीबोगरीब कपड़े पहने कई अन्य लोगों को, जो खुले मैदान के किनारे खड़े थे, देखकर आदिवासी सरदार की आंखें सिकुड़ गईं। अजनबियों को देखकर आदिवासी लोगों ने बचाव में अपने हथियार उठा लिए। बाहरी लोगों पर उनका भरोसा कम होता जा रहा था। तुमने, नरकवासी, एक बाहरी व्यक्ति को अंदर आने का रास्ता दिखाने की हिम्मत की। मुख्य चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं और वह गुर्राया। पीछे हटो, एक योद्धा चिल्लाया। उसका हथियार तैयार था। हम उनके इरादे नहीं जानते। हालांकि जो लोग वापस लौट आए थे, उन्होंने आदिवासियों को स्थिति को और बिगाड़ने से रोक दिया। कृपया हमला मत करो, उनमें से एक ने विनती की। ये बाहरी लोग बाकियों जैसे नहीं हैं। उनके पास शक्तिशाली और चमत्कारी चीजें हैं। तुम्हें इनसे बात करनी होगी। मुखिया की नजर उन आदमियों और अमन पर घूम रही थी। उसकी हताशा साफ जाहिर थी। हम अपनी जमीन से बाहर के लोगों से बातचीत नहीं करते। हमारे रीति रिवाजा ऐसे संपर्क की मनाही करते हैं। पुरुषों ने तत्परता से भरी आवाज में जवाब दिया, यह बाहरी व्यक्ति अलग है। उसके पास तकनीक और देवताओं का ज्ञान है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हमें उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। मुखिया ने अपनी अभिव्यक्ति में चिड़चिड़ाहट और अनिच्छुक जिज्ञासा का मिश्रण दिखाते हुए अमन को घूर कर देखा। बहुत अच्छा, उन्होंने हार मानते हुए कहा। मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन अगर वे खतरा हैं तो मैं अपने लोगों की रक्षा करने में संकोच नहीं करूंगा। अमन ने बदलते हालात को भांपते हुए शांत भाव से आगे कदम बढ़ाया। ओह महान सरदार, हम यहाँ गठबंधन बनाने आए हैं
खुद को थोपने नहीं। आइए चर्चा करें कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। आपका विश्वास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हूँ। वह आदमी आश्चर्य से युवक को देखता रहा। वह पूरी तरह से स्तब्ध था, क्योंकि बाहरी व्यक्ति उनकी भाषा इतनी धारा प्रवाह बोल रहा था। मुखिया, हालांकि स्पष्ट रूप से उत्तेजित था, फिर भी अनिच्छा से सिर हिलाया। आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, हम कड़ी नजर रख रहे हैं। विश्वासघात का कोई भी संकेत मिला तो हम कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही अमन और मुखिया अपनी चर्चा जारी रखने के लिए एकांत स्थान पर चले गए, जबकि ग्रामीणों ने धीरे धीरे अपने हथियार नीचे कर लिए। मुखिया के बातचीत करने के निर्णय से उनकी आशंका कम हो गई। सूरी अमन की पीठ की ओर देखती रही, सोचती रही कि उसे यह सब कब पता चला। कितना रहस्यमय, उसने सोचा। फिर भी असहज महसूस करने के बजाय वह बस मुस्कुरा दी। अमन के एक आदमी ने उसका पीछा किया और उसे ढक लिया, जबकि आदिवासी लोग दांत पीसते हुए उन्हें घूर रहे थे। फूस के घर के अंदर सादा और मिट्टी से सना हुआ सा माहौल था। मिट्टी का फर्श छूने में ठंडा था और बुने हुए सरकंडों से बनी दीवारों से हल्की सी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। बिखरी हुई साज, सज्जा, बस एक नीची लकड़ी की मेज और कुछ पुआल की चटाइयां इस जगह को एक साधारण कार्यात्मक एहसास दे रही थीं। मुखिया और अमन जमीन पर बैठे थे। उनकी मुद्रा उनकी बातचीत की गंभीरता को दर्शा रही थी। मुखिया ने अपने कठोर और अडिग भाव से चुप्पी तोड़ी। तुम्हारे इरादे क्या हैं? तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम बाहरी हो, अपनी उपस्थिति से प्रकृति को दूषित करते हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, ऐसा लगता है जैसे तुम हमारी जमीन पर कलंक लगा रहे हो। अमन ने अपना सिर हिलाया। उसका स्वर शांत और संतुलित था। सर, दुनिया हर दिन बदल रही है। आपकी जमीन इस विशाल और विकसित होती दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। यह पृथ्वी के कुल भूभाग का 1% से भी कम है। अमन ने आदिवासी भाषा में बोलना शुरू किया और अपनी जमीन से परे की दुनिया का विस्तार बताया। उसने ऊंची इमारतों, उन्नत तकनीकों और दूर दराज के लोगों को जोड़ने वाले वैश्विक नेटवर्क वाले शहरों की बात की। उसके शब्दों ने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींच दी जो मुखिया की कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल थी। मुखिया की आंखें चौड़ी हो गईं और इस खुलासे से उसका मानसिक संतुलन डगमगा गया। प्रमुख की मान्यताएं विश्व को एक स्थिर, पृथक स्थान के रूप में देखने के दृष्टिकोण में गहराई से निहित थीं। पीढ़ियों से उनके लोग उन देवताओं की पूजा करते आए थे जिनके बारे में उनका मानना था कि वे उनकी जमीन की रक्षा करते हैं और उन्हें बाहरी खतरों से सुरक्षित रखते हैं। दुनिया के बारे में उनकी समझ उनके क्षेत्र की सीमाओं तक ही सीमित थी, जहां देवता उनकी समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। उनकी जमीन से परे एक विशाल दुनिया की अवधारणा उनके लिए विदेशी और बेचैन करने वाली थी। अमन की बात करते हुए मुखिया को पीढ़ियों से चली आ रही पुरानी बातें याद आ गईं। इनमें बाहरी लोगों को दुष्ट प्राणी बताया गया था, जिनके पास अपार शक्ति थी और जो भ्रष्ट या वश में करना चाहते थे। ये कहानियां उनके छल और उनसे उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देती थीं। अविश्वास से सिर हिलाते हुए सरदार जोर से हंसा। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम बाहरी लोग अपने छल के लिए जाने जाते हो। हमें विश्वास है कि हमारे देवता हमें ऐसी बुराई से बचाते हैं। अगर तुमने हमारे आदमियों को सम्मोहित कर लिया है, जैसा कि तुमने किया होगा, तो हमारे नियमों के अनुसार हमें तुम्हें देखते ही हमला कर देना चाहिए। तुम हमारी जिंदगी के लिए खतरा हो। बातचीत में अचानक आए इस बदलाव से अमन अचंभित रह गया। उसकी उम्मीद थी कि वह आपसी समझ बनाएगा, दुश्मनी नहीं भड़काएगा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता,
मुखिया ने दरवाजे पर टंगे एक तुरही की ओर हाथ बढ़ाया। उसने जोरदार फूंक मारकर युद्ध का तुरही बजाया, जिसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। मैंने युद्ध का बिगुल बजा दिया है, सरदार ने दृढ़ स्वर में घोषणा की। हमारे सभी योद्धा अब हमला करेंगे। हम तुझ दुष्ट प्राणी से छुटकारा पाएंगे। यह कहकर वह एक डरावनी हौंसी हौंसा। वह बस स्थिति का जायजा लेने के लिए समय निकाल रहा था। अपने कबीलों के सैकड़ों योद्धाओं की तुलना में ये मुट्ठी भर लोग क्या कर सकते थे? जैसे ही हॉर्न की आवाज दूर हुई, अमन को एहसास हुआ कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो गई है। उसने चारों ओर नजर घुमाई और आह भरी। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें केवल शांतिपूर्ण बातचीत से हल नहीं हो सकती। जैसा कि हमेशा होता है, हिंसा कोई विकल्प नहीं है, बल्कि इसका उत्तर है। बाहर माहौल तनाव से भरा था। आदिवासी लोग, जिनके चेहरे पर उलझन और आक्रामकता का मिश्रण था, एक घेरे में खड़े होकर अपने अजीबोगरीब काले सूट पहने बाहरी लोगों को घूर रहे थे। गांव की औरतें चिंता और हताशा से भरी आवाज में अपने आदमियों से अमन और उसके साथियों के समर्थन के बारे में पूछ रही थीं। जो लोग वापस लौट आए थे वे चुप थे, उनके चेहरों पर लाचारी साफ दिखाई दे रही थी, और जो लोग धनुष और भाले पकड़े हुए थे वे पहरेदारी कर रहे थे, और साथ ही जो लोग अभी अभी लौटे थे उनसे जवाब भी मांग रहे थे। काले सूट पहने व्यक्तियों के समूह में सूरी ने कुछ देर के लिए अपना सामरिक हेलमेट उतार दिया। चिंता से भरी उसकी आंखें दूर खड़े अमन पर टिकी थीं। उसने आदिवासी लोगों पर नजर डाली और उनकी अलग अलग हालत देखी। कुछ कुपोषित लग रहे थे, उनके कपड़े ढीले ढाले थे, जबकि कुछ ज्यादा हट्टे कट्टे और ज्यादा स्वस्थ लग रहे थे। खराब परिस्थितियों के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि वे बुरा जीवन जी रहे थे। तभी युद्ध के तुरही की तेज ध्वनि हवा में गूंज उठी। हाँ, क्या हो रहा है? सूरी के शब्द बीच में ही रुक गए, क्योंकि उसने तेजी से अपनी कलाई को झटका दिया, जिससे उसकी कलाई पर लगे धातु के गार्ड से आने वाला तीर विफल हो गया। आड़ ले लो, उसने अंगरक्षकों को चिल्लाकर कहा। उसकी तीखी आवाज में तत्परता थी। अब पूरी तरह से आक्रामक आदिवासी ग्रामीणों ने बाहरी लोगों पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। तीर हवा में सनसनाते हुए खतरनाक रूप से पास आकर गिरे। बिग मैक, जो हमेशा सतर्क रहता था, सूरी को बचाने के लिए आगे बढ़ा। वह उसके सामने खड़ा हो गया और अपने विशाल शरीर से आने वाले तीरों को रोक दिया, जबकि बाकी टीम पास की झोपड़ियों के पीछे छिप गई। अफरा तफरी के बीच तीरों की बौछार अचानक बंद हो गई। आदिवासी योद्धाओं पर हमला होते ही भगदड़ मच गई। हमलावर कोई और नहीं बल्कि उस जनजाति के लोग थे जो लापता हो गए थे और अब हिंसक झड़प में शामिल थे, जिससे उनमें भ्रम फैल गया। क्या हो रहा है? एक आदिवासी व्यक्ति चिल्लाया, जब उसे एक साथी योद्धा ने धक्का देकर एक तरफ धकेल दिया। वे हमारे विरुद्ध हो रहे हैं, एक अन्य व्यक्ति चिल्लाया। उसकी आंखें भ्रम और अविश्वास से फैल गईं। सूरी ने बिग मैक के पीछे से झांका। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वे आपस में लड़ रहे हैं। चलो, हम ये मौका नहीं गंवा सकते। जैसे जैसे आंतरिक संघर्ष बेकाबू होता गया, ऑरोरा द्वारा जिन लोगों के दिमागों को फिर से संगठित किया गया था, उन्होंने अमन के आदेशों का पालन किया। वे तेजी से आगे बढ़े और बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति बना ली। अवसर पाकर सूरी लड़ाई में कूद पड़े। उसकी आंखें अस्त व्यस्त युद्ध क्षेत्र को घूर रही थीं और तेजी से लक्ष्यों की पहचान कर रही थीं। उसने भाला उठाए एक प्रतिद्वंद्वी को देखा और तेजी से हवा में उछल पड़ी। उड़ान भरते समय उसका शरीर ऐंठ गया। फिर उसने अपनी टांगें उस आदमी की गर्दन में लपेट लीं और अपनी गति का इस्तेमाल करके उसे एक तरफ फेंक दिया। वह आदमी हमलावरों के एक समूह से टकराया, जिससे उनकी संरचना बिखर गई।
जब सूरी ने हवाई युद्धाभ्यास किया, बिग मैक अपनी अपार शक्ति के साथ आगे बढ़ा। वह आदिवासी योद्धाओं के एक समूह पर टूट पड़ा और उसकी ताकत देखकर वे बिखर गए। उसकी विशाल भुजाएं शक्तिशाली और सोची समझी चाल से घूम रही थीं और हर बार से एक विरोधी जमीन पर गिर पड़ता था। उसने अपने आकार का पूरा फायदा उठाया और अपने सहयोगियों के लिए रास्ता बनाने के लिए हाथापाई में आगे बढ़ता रहा। इस बीच सूरी ने अपनी तरल और बचावपूर्ण चाल के कारण तेज भालों की नोकों से बचते हुए उस अराजकता से बचकर निकलने में सफलता पाई जो उसके पास से तेजी से गुजर रहे थे। जब एक योद्धा ने उस पर भाला फेंका तो उसने शालीनता से उसे किनारे कर दिया और एक घूमती हुई लात से जवाब दिया, जिससे वह योद्धा पीछे की ओर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद बिग मैक आश्चर्यजनक फुर्ती से चलता था। वह अपनी भुजाओं के शक्तिशाली प्रहारों से भालों को दूर भगाता था और अपने ठोस शरीर से वार झेलता था। जब कोई प्रतिद्वंद्वी उस पर हमला करने की कोशिश करता, तो वह तेजी से घूम जाता, अपने विशाल शरीर का इस्तेमाल करके उन्हें आगे बढ़ने से रोकता और जमीन पर पटक देता। चारों ओर अराजकता का बोलबाला था। आदिवासी योद्धा आपस में हिंसक रूप से भिड़ रहे थे। उनकी युद्ध की चीखें युद्ध की आवाजों में घुल मिल रही थीं। हवा पसीने और भय की गंध से भरी हुई थी और जमीन गिरे हुए योद्धाओं और बिखरे हुए हथियारों से अटी पड़ी थी, जिससे युद्ध का मैदान अव्यवस्थित हो गया था। हाथापाई के बीच सूरी की तेज निगाहों और तेज प्रतिक्रियाओं ने उसे अराजकता से पार पाने में मदद की और विरोधियों पर सटीक प्रहार किए। वह एक लहराते भाले के नीचे झुकी, एक तरफ लुढ़की और पास खड़े एक योद्धा को जोरदार लात मारी। उसकी चाल में लावण्य और घातक क्षमता का मिश्रण था, जबकि लड़ते हुए उसका शरीर धुंधला सा लग रहा था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, शोरगुल के बीच सूरी की आवाज गूंजी, सावधान रहो, वे हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वह एक और भाले के नीचे झुकी और एक तेज किक से जवाब दिया, वे आसानी से हार नहीं मानेंगे, हमें आगे बढ़कर उनकी फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। जनजातीय योद्धाओं के एक समूह को पुनः संगठित होते देख वह चिल्लाई, मैक, वे हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनकी सेनाओं को विभाजित करना होगा। जैसे ही एक प्रतिद्वंद्वी ने पीछे से उस पर हमला किया, उसने घूमकर हमले को विफल कर दिया। हम उन्हें खुद पर हावी नहीं होने दे सकते। आगे बढ़ते रहो और रक्षात्मक रहो। बिग मैक को एक विशेष रूप से जिद्दी प्रतिद्वंद्वी के साथ संघर्ष करते हुए देखकर सूरी ने कहा, मैक, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस उन्हें थोड़ी देर और रोके रखो। मैक अपने प्रतिद्वंद्वी की असीम शक्ति देखकर दंग रह गया। वह विशालकाय आदिवासी व्यक्ति बेतहाशा लड़ रहा था, हर कोशिश का प्रतिरोध कर रहा था। उन्हें आदेश दिया गया था कि वे इन लोगों को मार गिराएं और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन मैक की लाख कोशिशों के बावजूद वह आदमी अपनी जगह पर डटा रहा। उस आदमी का क्रूर बल लगभग अस्वाभाविक था। एक बार तो उसने उसे एक पेड़ के तने के एक हिस्से पर मुक्का मारते हुए भी देखा, जिससे वह टूट गया और उसमें एक छोटा सा गड्ढा बन गया, जो उसके हिसाब से बिल्कुल बेतुका था। लेकिन तभी बिग मैक के प्रतिद्वंदी के पीछे से अचानक एक साया प्रकट हुआ। सूरी तेजी से आगे बढ़ी। उसकी चालें तेज और सटीक थीं। उसने हवा में छलांग लगाई, मैक की पीठ का सहारा लिया, अपनी टोंगें एक आदिवासी योद्धा की गर्दन में लपेट लीं और उसे एक तरफ फेंक दिया। उसकी लैंडिंग सहज थी और वह हमलावरों की अगली लहर का सामना करने के लिए घूम गई। सूरी ने एक भाले को चकमा देते हुए तेजी से एक तरफ हटकर एक दूसरे योद्धा को जोरदार लात मारी, जिससे वह लड़खड़ा गया। उसने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल वारों से बचने और विरोधियों पर तेज
सटीक प्रहार करने के लिए किया। उसकी सहज और निरंतर चाल ने उसे एक मुश्किल निशाना बना दिया, क्योंकि वह अपने दुश्मनों को लगातार मार गिराती रही। इस अफरा तफरी के बीच सूरी की नजरें तेज बनी रहीं और हर नए खतरे पर नजर गड़ाए रहीं। वह हमले से बचने के लिए लुढ़कती रही और जोरदार किक मारती रही, जिससे उसके दुश्मन दूर ही रहे। उसकी गति और कौशल ने उसे लड़ाई में लगभग धुंधला बना दिया, और जो भी उसके बहुत करीब आता उसे कुशलता से गिरा देती। अंदर अमन आदिवासी मुखिया के सामने खड़ा था और अधीरता से जीभ चटकाते हुए उस आदमी को घूर रहा था। तो यह हिंसा है, बेकार की बातें। मुझे पता है कि आपके साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल है। अमन ने आदिवासी मुखिया का सामना किया, एक बड़ी मुस्कान के साथ, जैसे कि वह किसी तरह स्थिति का अनुमान लगा रहा हो। मुखिया की निगाहें अटल थीं, क्रोध और अवज्ञा का मिश्रण। मुखिया के प्रतिरोध से तंग आकर अमन ने कार्रवाई करने का फैसला किया। बिना किसी चेतावनी के वह आगे बढ़ा और मुखिया पर एक जोरदार मुक्का मारा। उस आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मुक्का बच गया और घूंसे से बच गया। अपनी उम्र के हिसाब से वह आश्चर्यजनक फुर्ती से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इससे अमन विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी कलाई घुमाई और मुखिया की गर्दन पर एक तेज और सटीक वार किया। टक्कर जोरदार थी और प्रमुख लड़खड़ा गया। कुछ क्षण के लिए वह भ्रमित हो गया, लेकिन एक क्षण बाद उसने अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया और पूरी ऊर्जा के साथ अमन पर टूट पड़ा। अपनी उम्र के बावजूद प्रमुख काफी तेज थे। अमन ने अपनी बढ़त का पूरा फायदा उठाया और सोची समझी सटीकता से आगे बढ़ा। उसने कई तेज सटीक वार किए और हर वार का असर मजबूत और निर्णायक रहा। मुखिया ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अमन के लगातार हमलों ने जवाबी कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। हालांकि कबीले का सरदार अमन के कुछ वार रोकने में कामयाब रहा, लेकिन अमन के हमलों की गति और ताकत के आगे वह जल्द ही हार गया। एक आखिरी और निर्णायक मुक्के से अमन ने सरदार को जमीन पर गिरा दिया। सरदार जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था और बुरी तरह घायल था। अमन उसके पास खड़ा था, उसके चेहरे पर ठंडक और दृढ़ता थी। बाहरी दुनिया में हम इसी तरह चीजें सुलझाते हैं। इसे स्वीकार करो या फिर आगे भी ऐसा ही झेलो। कमजोर और स्तब्ध आदिवासी मुखिया केवल अमन को घूर सकता था, यह जानते हुए कि लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इससे पहले कि चीफ विरोध कर पाते, अमन ने अपने बैग से एक V.R गियर निकाला और उसे चीफ के सिर पर मजबूती से रख दिया और कहा, औरोरा अपना जादू करो।